नमस्कार साथियों और भविष्य के सिविल इंजीनियर्स। आज के इस विश्लेषण में आप सबका स्वागत है। आज हम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की कहानी के उस आखिरी लेकिन शायद सबसे ज़रूरी अध्याय पर बात करेंगे और वो है स्लज हैंडलिंग। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और शुरुआत एक सवाल से करते हैं। हम सब जानते हैं कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स गंदे पानी को साफ करते हैं, पर क्या कभी ये सोचा है कि पानी से जो सारी गंदगी निकाली जाती है वो सारा कीचड़ आखिर जाता कहाँ है? बस यहीं से हमारी आज की कहानी शुरू होती है। इसको समझने का सबसे आसान तरीका है चाय का उदाहरण। सोचिए, आपने बढ़िया चाय बनाई, कप में जो है वो तो हो गया हमारा साफ किया हुआ पानी, लेकिन छन्नी में जो गीली चाय पत्ती बच जाती है उसका क्या? वो भारी है, गीली है और किसी काम की नहीं। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में ठीक यही बची हुई चाय पत्ती है स्लज। और असली चैलेंज ये है कि इसमें 95% से भी ज्यादा तो सिर्फ पानी होता है। तो हमारा मिशन क्या है? हमारा मिशन है इस भारी, गीले और हानिकारक कचरे को एक ऐसी चीज में बदलना जिसे संभालना, ट्रांसपोर्ट करना और डिस्पोज करना आसान और सुरक्षित हो जाए। तो ये सिर्फ कचरा मैनेजमेंट नहीं है, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन की पूरी यात्रा है। चलिए इस यात्रा के एक एक पड़ाव को देखते हैं। तो हमारी यात्रा का पहला स्टॉप है स्लज थिकनिंग। जैसा हमने अभी बात की, स्लज में बेहिसाब पानी होता है जो इसे बहुत भारी और संभालने में मुश्किल बनाता है। तो सबसे पहला और लॉजिकल स्टेप क्या होना चाहिए? बिल्कुल सही, इसका वॉल्यूम यानी इसका आयतन कम करना। थिकनिंग का सीधा सा मतलब है स्लज से ज्यादा पानी बाहर निकालना, ताकि जो ठोस पदार्थ यानी सॉलिड्स हैं वो और गाढ़े हो जाएं। अरे ऐसे समझिए जैसे आपके पास पानी से भरा एक स्पंज है। उसे उठाने से पहले आप क्या करेंगे? आप उससे निचोड़कर पानी निकाल देंगे ताकि वो छोटा और हल्का हो जाए। स्लज थिकनिंग भी बस यही काम करती है। और ये करने के कई तरीके हैं, जैसे कि ग्रेविटी थिकनिंग, जिसमें हम गुरुत्वाकर्षण को अपना काम करने देते हैं और ठोस कण नीचे बैठ जाते हैं। फिर है डिसॉल्व्ड एयर फ्लोटेशन, जिसमें हवा के बुलबुलों का इस्तेमाल करके ठोस को ऊपर तैराया जाता है। और एक है सेंट्रीफ्यूगेशन, जिसमें इसे बहुत तेजी से घुमाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे वॉशिंग मशीन कपड़े सुखाती है। इन सब का मकसद एक ही है, पानी और ठोस को अलग अलग करना। और ये कितना असरदार है, सुनिए। एक अच्छी थिकनिंग प्रोसेस स्लज के कुल वॉल्यूम को 50% से भी ज्यादा कम कर सकती है। जरा सोचिए, 100 ट्रक स्लज को सिर्फ 50 ट्रक में बदल देना। इससे ट्रांसपोर्टेशन और आगे की प्रोसेसिंग का खर्च तो सीधा आधा हो गया। तो मतलब ये एक बहुत ही किफ़ायती कदम है। तो चलिए जल्दी से दोहराते हैं, स्लज थिकनिंग का सबसे पहला और मुख्य उद्देश्य क्या है। याद रखिए, सारा खेल वॉल्यूम कम करने का है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमने स्लज का वॉल्यूम तो कम कर दिया, लेकिन ये अभी भी बायोलॉजिकली एक्टिव है। मतलब इसमें हानिकारक बैक्टीरिया और बीमारी फैलाने वाले जीवाणु हो सकते हैं। और अगर इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो इसमें से बहुत बदबू आएगी। यहीं पर हमारा दूसरा कदम काम आता है, स्लज डाइजेशन। डाइजेशन का लक्ष्य है स्लज को स्टेबल बनाना, यानी स्थिर करना। ये कुछ वैसा ही है जैसे हम किचन के कचरे से खाद बनाते हैं। हम बैक्टीरिया को अपना काम करने देते हैं ताकि वो हानिकारक ऑर्गेनिक पदार्थों को तोड़ दें। इससे न सिर्फ बीमारी फैलाने वाले जीवाणु खत्म होते हैं, बल्कि स्लज की मात्रा और भी कम हो जाती है और ये एक सुरक्षित खाद जैसी चीज बन जाती है। अब डाइजेशन करने के दो मुख्य तरीके हैं। एक है एरोबिक, यानी ऑक्सीजन की मौजूदगी में, और दूसरा है एनेरोबिक, यानी ऑक्सीजन के बिना। एरोबिक प्रोसेस तेज तो होती है, लेकिन इसमें लगातार ऑक्सीजन पंप करने के लिए इतनी ज़्यादा बिजली लगती है कि इसका ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत बढ़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ एनेरोबिक डाइजेशन धीमा है और इसकी शुरुआती लागत ज़्यादा है, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। ये मीथेन गैस पैदा करता है, जिसे हम बायोगैस कहते हैं। और ये बायोगैस प्लांट को चलाने के लिए एनर्जी का एक बेहतरीन रिन्यूएबल सोर्स है। और हाँ, ये कोई एक स्टेप का प्रोसेस नहीं है। ये एक ऑर्केस्ट्रा की तरह है जिसमें अलग अलग तरह के बैक्टीरिया एक के बाद एक अपना काम करते हैं। सबसे पहले हाइड्रोलिसिस में बड़े ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटते हैं। फिर एसिडोजेनेसिस और एसिटोजेनेसिस में दूसरे बैक्टीरिया इन टुकड़ों को और भी सिंपल एसिड्स में बदलते हैं। और आखिर में आते हैं हीरोज, मीथेनोजेंस, जो इन एसिड्स को मीथेन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देते हैं। तो जरा सोचिए, इन दोनों में से एनारोबिक डाइजेशन का वो कौन सा एक मुख्य फायदा है जो उसे खास बनाता है? जी हाँ, बायोगैस का प्रोडक्शन। हमारी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर आपका स्वागत है।
थिकनिंग और डाइजेशन के बाद स्लज अब बहुत कम और सुरक्षित हो चुका है, लेकिन ये अभी भी काफी गीला है, एक गाढ़े पेस्ट की तरह। तो फाइनल डिस्पोजल से पहले हमें इससे और भी पानी निकालना होगा, और इसके लिए सबसे सरल और सबसे पुराने तरीकों में से एक है स्लज ड्राइंग बेड। ये असल में एक बहुत बड़ा नेचुरल फिल्टर है। आप स्लज को सबसे ऊपर रेत की परत पर फैला देते हैं। सूरज और हवा की गर्मी से पानी भाप बनकर उड़ जाता है, और जो बचा हुआ पानी है वो ग्रेविटी के कारण रेत और बजरी की परतों से छनकर नीचे चला जाता है, जहां उसे एक पाइप के जरिए इकट्ठा कर लिया जाता है। ये काफी हद तक वैसे ही काम करता है जैसे हमारे घरों में एक बड़ा वाटर फिल्टर काम करता है। देखिए, इस तरीके की सबसे बड़ी खूबी है इसकी सादगी। इसे चलाने के लिए कोई खास स्किल या बिजली की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए ये छोटे समुदायों के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन इसकी कुछ बड़ी कमियां भी हैं। एक तो इसके लिए बहुत सारी जमीन चाहिए, और दूसरा ये पूरी तरह से मौसम पर निर्भर है। बारिश के मौसम में तो ये लगभग काम ही नहीं करता। साथ ही समय के साथ रेत की परत जाम भी हो सकती है। तो अब आप आसानी से बता सकते हैं कि मुंबई या कोलकाता जैसे बड़े शहर जहां जमीन की कमी है और बारिश भी बहुत होती है, वहां स्लज ड्राइंग बेड एक अच्छा ऑप्शन क्यों नहीं है। तो हमने स्लज की यात्रा को एक कचरे से एक स्थिर ठोस तक पूरा होते हुए देखा। चलिए जल्दी से पूरी प्रक्रिया को संक्षेप में समझते हैं और ये भी जानते हैं कि ये इतना मायने क्यों रखता है। परीक्षा के लिए या बस इस प्रक्रिया को याद रखने का एक सिंपल शॉर्टकट है TDD, थिकन, डाइजेस्ट, ड्राई। पहले हम पानी निकालकर इसे गाढ़ा यानी थिकन करते हैं, फिर हम बैक्टीरिया का इस्तेमाल करके इसे पचाते यानी डाइजेस्ट करते हैं, और आखिर में हम इसे सुखाते यानी ड्राई करते हैं। TDD है ना एकदम आसान। और इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य क्या है? ये लाइन इसे बिल्कुल साफ कर देती है। दो मुख्य लक्ष्य हैं। पहला, वजन और वॉल्यूम को कम करना ताकि लागत बचे, और दूसरा, स्वास्थ्य से जुड़े जोखिमों को कम करना ताकि ये पर्यावरण और हम सब के लिए सुरक्षित हो। लेकिन रुकिए, इस पूरी प्रक्रिया को सिर्फ एक वेस्ट मैनेजमेंट तकनीक समझना सही नहीं होगा। ये उससे कहीं ज्यादा है। जब हम एनारोबिक डाइजेशन से बायोगैस बनाते हैं तो हम कचरे से एनर्जी बना रहे हैं। जब हम सूखे स्लज का इस्तेमाल खाद के रूप में करते हैं तो हम कचरे से पोषक तत्व बना रहे हैं। तो मैं आपको इसी सोच के साथ छोड़ना चाहता हूँ। आप देश के भविष्य के इंजीनियर हैं। ये सिर्फ एक एकेडमिक टॉपिक नहीं है, ये एक अवसर है। हम इस प्रक्रिया को और बेहतर कैसे बना सकते हैं? हम कचरे को कीमती संसाधनों में बदलने के लिए नई तकनीकें कैसे बना सकते हैं? स्लज जैसी एक समस्या को भारत की ऊर्जा और कृषि के लिए एक समाधान में बदलना आप जैसे इनोवेटर्स के ही हाथ में है। धन्यवाद।